विद्यार्थियों, क्लास 12th आप समझ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। उसका आज पार्ट 2 हम समझने जा रहे हैं। मैं हूं पवन द्विवेदी। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, दर्पण समीकरण। फिर उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। फिर प्रकाश के अपवर्तन को, रिफ्रैक्शन को समझेंगे, अपवर्तन के नियमों को समझेंगे और एक और डेरिवेशन करेंगे, वास्तविक एवं आभासी गहराई और अपवर्तनांक में संबंध। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम दर्पण समीकरण से। दर्पण समीकरण आपने 10th में ये पढ़ा है, इसका डेरिवेशन नहीं था 10th में। 1/f = 1/v + 1/u। आप समझ चुके हैं कि u वस्तु की दूरी कहलाती है, v प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है और स्मॉल f फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण समीकरण को समझने से पहले हम अवतल दर्पण से इस डेरिवेशन को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक स्थिति को समझ लेते हैं जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। 6 स्थितियां अवतल दर्पण की होती हैं जिनमें प्रतिबिंब बनते हैं। उनमें से दूसरी स्थिति का प्रतिबिंब रे डायग्राम किस तरह से बनता है उसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर उसी के माध्यम से हम दर्पण समीकरण को निकालेंगे, उसका व्यंजक निकालेंगे। तो ये स्थिति क्या है? 6 स्थितियों में से ये दूसरी स्थिति है। ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु ए बी रखी हुई है जो कि वक्रता केंद्र से परे है, या हम ये कह सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। तो इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है? ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद नियमानुसार फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, और जो वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है नियमानुसार वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये दोनों यहां प्रतिच्छेद करती हैं, यहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है a डैश b डैश। b का प्रतिबिंब b बिंदु का b डैश और a का a डैश, यहां लंब डाला जाए तो ab का प्रतिबिंब a डैश b डैश होता है, जो कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। इसी डायग्राम से हम दर्पण समीकरण को निकालेंगे। यह वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखिए ये हमारा डायग्राम जिसको आप समझ चुके हैं कि इस तरह से इसमें प्रतिबिंब बन रहा है C और F के बीच में। हमने ये मान लिया कि MPN, यहां से डेरिवेशन आप शुरू करेंगे। MPN एक अवतल गोलीय दर्पण है। AB इसके मुख्य अक्ष पर वस्तु रखी हुई है, A डैश B डैश उसका प्रतिबिंब है। हमने यहां से D से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला है DQ। तो ध्रुव से इस P से, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, P से इस वस्तु की दूरी क्या होगी? PA होगी। इसको हम कहेंगे -u, क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी है कि ध्रुव से बाईं तरफ आप जितनी दूरियां नापेंगे, यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में जितनी दूरियां नापी जाती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, और ध्रुव से सारी दूरियां नापी जाती हैं। तो PA = क्या हो जाएगा? -u। ध्रुव से इस प्रतिबिंब की दूरी PA डैश होगी -v। वक्रता त्रिज्या P से C के बीच की दूरी PC बराबर होगा -r, और फोकस दूरी PF है, ये होगी -f। ये हम चिन्ह परिपाटी से इतनी चीजों को हमने लिख लिया, ठीक है। अब आप देखें कि यहां आपको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ABC और एक A डैश B डैश C। ये दोनों समरूप हैं। ये समरूप का निशान बना हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C। समरूप क्यों? 10th में आपने प्रमेय में पढ़ा है, यदि 2 त्रिभुजों के 2 कोण बराबर होते हैं तो वो समरूप होते हैं। कोण समरूपता कहलाती है। ये 90 डिग्री का A पर बन रहा है, A डैश पर 90 डिग्री का बन रहा है। ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, आमने सामने के कोण बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये जो ABC ट्राइंगल है ये A डैश B डैश C ट्राइंगल के समरूप है, और समरूप जब त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और अनुपात बराबर होगा लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण। ये समरूपता का अर्थ है, आपने 10th में पढ़ा है। तो हमने जब इनको दोनों को समरूप किया तो हमने इस त्रिभुज का लंब लिया AB और इस त्रिभुज का लंब A डैश B डैश। तो लंब बटे लंब AB/A डैश B डैश। आधार इसका क्या है? ABC त्रिभुज का CA,
तो सी ए, और इसका आधार क्या है, ए डैश सी, तो सी ए अपॉन ए डैश सी, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। अब देखिए ये हमने लंब डाला था डी क्यू, तो हमारा एक ट्राइंगल है डी क्यू एफ और एक है ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों भी समरूप हैं। वही कहानी यहां भी है, दो कोण इनके बराबर हैं इसलिए समरूप हैं। तो इसका लंब डी क्यू बटे इसका लंब ए डैश बी डैश, डी क्यू बटे ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार क्यू एफ और इसका आधार ए डैश एफ या एफ ए डैश हम लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब आप ये डी क्यू को देख रहे हैं, ये इसके सामने है, ये एक आयत है बी डी क्यू ए या ए बी डी क्यू, ये क्या है, एक आयत है। ये आयत के आमने सामने की भुजाएं हैं और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो डी क्यू की बराबर हम क्या रख सकते हैं, ए बी, और ये डी बिंदु ध्रुव पी के अत्यंत समीप हो, यानी इसका द्वारक छोटा हो, जो कि F इक्वल टू आर बटे 2 में भी हमने माना था। द्वारक छोटा होगा तो ये क्यू एफ ये बिल्कुल फ्लैट होगा, तो ये क्यू एफ पी एफ के बराबर होगा। तो हम दो चीजों को यहां पर मान रख देंगे, डी क्यू की जगह हम ए बी लिख देंगे और क्यू एफ की जगह हम लिख देंगे पी एफ। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ, ये ए डैश एफ। ठीक है, अब आप समीकरण 1 और 2 को देखें। समीकरण 1 और 2 के LHS बराबर है, यहाँ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, यहाँ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, लिहाजा ये वाला जो हिस्सा है RHS इसका और इसका RHS बराबर होंगे, यानी हम लिख सकते हैं पी एफ अपॉन ए डैश एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन ए डैश सी। अब देखिए इसमें हमको मान रखना है, लेकिन हमारे पास जो चिन्ह परिपाटी से मान है इनको देखें सबको, तो केवल पी एफ का मान है स्मॉल एफ। तो हम इनको, जब हम मैथमेटिक्स जानते हैं तो हम इनको उन टर्म्स में चेंज कर सकते हैं जो वैल्यूज हमें पता हैं। तो हम कैसे चेंज करेंगे, जरा इस चीज को आप गौर से समझ लें। पी एफ की जगह तो पी एफ आया, अब ए डैश एफ देखिए आप डायग्राम में ये है, यदि हम पी ए डैश में से पी एफ को घटा दें तो ए डैश एफ आ जाएगा। तो हमने पी ए डैश में से पी एफ को घटा दिया। अब यहां आप देख रहे हैं सी ए है, सी ए की वैल्यू हमको निकालना है। सी ए कहां है, ये है सी ए। पी ए में से यदि इतना हिस्सा पी सी हिस्सा, पी से ए तक ये दूरी है, पी सी हिस्सा हम इस दूरी में से घटा दें तो हमारे पास ए सी आ जाएगी। तो ए सी की जगह हम रख सकते हैं पी ए माइनस पी सी। अब देखिए ए डैश सी है, यहाँ ए डैश सी ये है, यहां से अंत तक लीजिए तो पी सी में से आप पी ए डैश को घटा दीजिए, पीसी में से पी ए डैश घटा देंगे तो ये ए डैश सी का मान आएगा। तो ये वैल्यूज हमने रख दी, यानी अब ये हमारा समीकरण उस फॉर्म में आ गया जो मान हमारे पास हैं। हमारे पास पी ए का मान भी है, हमारे पास पी सी का मान भी है, हमारे पास पी ए डैश का मान भी है। वो वैल्यूज हम रख देंगे जो हमने सबसे पहले आपको बताई थी। पी ए की वैल्यू है वस्तु की दूरी, पी ए डैश है प्रतिबिंब की दूरी, पी सी है वक्रता त्रिज्या माइनस आर और पी एफ है माइनस एफ। ये वैल्यूज अब तक हमने जो किया वो ये था, हमने यहां पर समीकरण 4 में ये वैल्यूज रखी। पी एफ की जगह वैल्यू क्या है, माइनस एफ है, यहां पी ए डैश की वैल्यू माइनस भी है, ये माइनस लगा है, ये हमने माइनस लगाया। पी एफ की वैल्यू फिर रखी माइनस एफ, पी ए की वैल्यू माइनस यू, पी सी की वैल्यू माइनस आर, ये वाला माइनस ये लगा हुआ है, पी सी की वैल्यू फिर माइनस आर, पी ए डैश की माइनस बी। इसको सॉल्व कर लीजिए, जहां जहां दो माइनस हैं वहां प्लस हो जाएगा। देखिए यहां नीचे वी प्लस एफ आएगा, यहाँ u प्लस कैपिटल आर आएगा, यहाँ r प्लस वी आएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से, माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, यहाँ आएगा माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी। अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस आर का एफ में गुणा किया तो प्लस आर एफ आएगा, ये वी का माइनस एफ में गुणा हुआ तो माइनस वी एफ आएगा। यहां गुणा करिए, माइनस यू का माइनस वी में करा तो प्लस यू भी आएगा, फिर माइनस यू का हमने एफ में किया तो माइनस यू एफ, आर का हमने माइनस वी में किया तो माइनस आर भी, और आर का एफ में किया तो आर एफ आ गया। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि इस आर एफ से इस आर एफ को आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, बाकी यू भी को इसी तरफ रहने दीजिए, बाकी सबका पक्षांतर कर लीजिए। तो यू एफ जब इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, आर भी जब इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस तरफ यू भी बचेगा। अब आप एक चीज जानते हो, आर जो है वो 2f के बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो r बराबर 2f हो गया। तो इस इक्वेशन में r की जगह हम क्या लिख देंगे,
2f लिख देंगे। तो हमारा समीकरण हो जाएगा u भी, इस u भी को हमने इस तरफ कर लिया, माइनस vf, ये माइनस है, माइनस vf प्लस uf प्लस 2f भी, ये 2f मान रखा है इसका। अब 2f भी में से ये एक f भी, ये माइनस का है, यहां देखिए आप, ये माइनस है, तो 2f भी में से एक vf जाएगा, तो क्या आ जाएगा, vf बचेगा। तो u भी बराबर uf प्लस fv। इस पूरे समीकरण में इतना जो बचा, इसमें uvf का भाग दे दीजिए। uvf का जब भाग देंगे आप, तो इस तरफ देंगे तो uv अपॉन uvf, यहां देंगे तो uv अपॉन uvf और fv अपॉन uvf। तो यहां ये uv से uv कैंसिल हो जाएगा, यहां ये uf से u और f कैंसिल हो जाएगा, नीचे v बचेगा, ये vf से ये vf कैंसिल हो जाएगा, 1/u बचेगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो आ गया वो आ गया 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम कहते हैं दर्पण समीकरण। इस तरह से हमने दर्पण समीकरण को प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन की। देखिए, आपने देखा होगा 6 स्थितियां आपने पढ़ी होंगी। तो वस्तु जब दर्पण के सामने रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सारे प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनते हैं, आभासी भी बनते हैं, छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, बराबर बनते हैं। उत्तल दर्पण में लेकिन छोटे प्रतिबिंब बनते हैं और सीधे बनते हैं। आपने ये भी समझ लिया है कि जो सीधे बनते हैं वो आभासी होते हैं, जो उल्टे बनते हैं वो वास्तविक होते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, साइज, और वस्तु की साइज के अनुपात को गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, वस्तु की लंबाई और ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, साइज के अनुपात को। तो यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए h डैश है और वस्तु की ऊंचाई h है, तो रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा m बराबर h डैश अपॉन h। ये रेखीय आवर्धन का परिभाषा से फार्मूला है, परिभाषा से हमने निकाला। अब इसका एक सूत्र और निकलता है, वो कैसे निकलता है आगे हम देखेंगे। इसे m इजिकल टू आई अपॉन ओ भी लिखा जाता है। आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है, लेंस में भी ये होता है। तो हम इस रेखीय आवर्धन का फार्मूला निकालते हैं। उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया। वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, 4 नियम हैं प्रतिबिंब रचना के, उनमें से 2 किरणें जहां प्रतिच्छेद कर देती हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये ए बी वस्तु रखी है गोलीय दर्पण के सामने, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बन रहा है। बनने का तरीका क्या है, पहली किरण ये तिर्यक रूप से ध्रुव पर आपतित होती है, तो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये तिर्यक दिशा में चली जाती है, आई और आर बराबर होते हैं। दूसरी वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यहां बी डैश पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहां प्रतिबिंब बन रहा है। हमें रेखीय आवर्धन निकालना है, वही है ए बी सी जो त्रिभुज है वो ए डैश बी डैश पी, ये जो ए बी पी है ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये हमको लेना है। ये दोनों समरूप हैं, समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका लंब ए बी बटे इसका लंब ए डैश बी डैश, इसका आधार पी ए और इस वाले त्रिभुज का आधार पी ए डैश, ये बराबर होगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको पलटा दीजिए, इमेज को हमें ऊपर लाना है, साइज ऑफ इमेज को ऊपर लाना है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ये भी पलट जाएगा पी ए डैश अपॉन पी ए डैश बी डैश क्या है, ये लंबाई है किसकी, प्रतिबिंब की। चिन्ह परिपाटी से हम इसको समझ लेते हैं। ए डैश बी डैश है माइनस एच डैश, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। और ए बी क्या है, ए बी है वस्तु की लंबाई, ये प्लस में रहेगी। वाई अक्ष आप जानते हैं, नीचे नेगेटिव होता है ऊपर पॉजिटिव होता है। और गोलीय दर्पण की ये चिन्ह परिपाटी है, जितनी दूरियां ऊपर की तरफ नापी जाएंगी वो प्लस रहेंगी, जितनी नीचे की तरफ नापी जाएंगी वो माइनस रहेंगी। तो ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है तो माइनस एच है और ए बी प्लस एच है। पी ए डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको माइनस वी कहते हैं। और पी ए ये वस्तु की दूरी है, ये ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस यू और पी ए डैश माइनस वी। ये सारी बातें, ये सारी चीजें यहां रख दीजिए, वैल्यूज आप मान रख दीजिए। तो हमारा
इसमें मान रखेंगे तो आएगा माइनस एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन माइनस यू। अब 3 माइनस होगा यहाँ, ये माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, माइनस ऊपर चला जाएगा, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू। अब आप जानते हैं एच डैश अपॉन एच परिभाषा से क्या होता है, रेखीय आवर्धन m। अभी हमने पढ़ा है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, तो ये m है, तो m इज इक्वल टू क्या आता है माइनस वी अपॉन यू। ये रेखीय आवर्धन का एक और फार्मूला है। इस चैप्टर में से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए रेखीय आवर्धन हो, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 हो या दर्पण समीकरण हो, इनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। और किस तरह से सवाल किए जाते हैं, जब हम करते हैं तो जो चीजें दी रहती हैं उनको हम चिन्ह सहित रखते हैं, और जिसको ज्ञात करना होता है उसका चिन्ह नहीं लगाते, आंसर में चिन्ह सहित आंसर आ जाता है। यदि वस्तु की दूरी निकालना है या प्रतिबिंब की दूरी निकालना है तो आप v को या u को निकाल रहे हैं तो उसके आगे आप माइनस प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस प्लस के साथ आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, अपवर्तन। देखिए अपवर्तन 10th में आपने पढ़ा है। अपवर्तन का सिंपल सा मतलब है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की किरण अपना रास्ता बदल देती है। आपने देखा होगा कांच के गुटके का प्रयोग किया होगा। यदि प्रकाश, ये देखिए कांच की स्लैब से प्रकाश यहां डाला जा रहा है तो ये इसको यहां से जाना चाहिए, लेकिन ये अपना रास्ता बदल देता है, अपने मार्ग से ये विचलित हो जाता है। इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे प्रकाश की किरण वायु जो विरल माध्यम होता है उससे कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और कांच से वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अपवर्तन का मतलब कई दैनिक जीवन में उदाहरण होते हैं। आप एक कांच की छड़ को, ये स्ट्रा डला हुआ है कांच के ग्लास में, यदि आपको देखेंगे तो ये आपको तिरछा हुआ दिखाई देता है, तिरछा दिखता है। कांच का सिक्का एक ग्लास में डालिएगा और उसको आप तिरछा देखिएगा, कांच का सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। तालाब की तली जो है वो थोड़ी सी ऊपर उठी दिखाई देती। मछली तालाब में जहां होती है उससे कुछ ऊपर दिखती है, उसका आभासी प्रतिबिंब ऊपर दिखाई देता है। इन सब चीजों के कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यह डेफिनेशन है अपवर्तन की, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम आगे और समझेंगे। तो अपवर्तन में क्या होता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। यहां देखिए, अब सारी चीजें आप समझ लीजिए। जो किरण यहां पड़ती है उसको कहते हैं आपतित किरण, ये कहलाता है अभिलंब। जो अभिलंब की तरफ झुकी विरल से सघन में जाने पर यह अपवर्तित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये इतनी झुक गई, यहां ये कोण बना आर और ये यहां कोण बना आर। इसको ऐसे जाना चाहिए था यदि ये माध्यम नहीं होता। तो माध्यम बदलने पर रास्ता बदल देती है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन इसका कारण है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। इस कारण से अपवर्तन होता है। तो दो बातें ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस स्थिति में I इज ग्रेटर देन R, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यहां चित्र में देखिए लीजिए, R का मान I से बड़ा है, यानी I इज लेस देन R, I का मान R से छोटा होगा। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से छोटा होगा। दो नियम है अपवर्तन के। जिस तरह से परावर्तन के दो नियम थे वैसे ही अपवर्तन के दो नियम हैं। स्नेल ने अपवर्तन पे काम किया और उन्होंने, स्नेल ने दो नियम दिए। खासतौर से दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतरापृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी आपने डायग्राम में देखे थे। दूसरा नियम यह है, किन्हीं भी दो माध्यमों के युगल के लिए, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, एक स्थिरांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे n से
या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो दूसरा नियम है, ये पूरा नियम स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दो नियम आप नोट करें और इनको ध्यान भी रखें। तो हम 1 म्यू 2 बराबर लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। यदि पहले माध्यम को हम 1 से और दूसरे माध्यम को 2 से शो करें तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू होगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये स्नेल का नियम है। या इसको हम ये लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। सापेक्ष जिसको कहते हैं उसको पहले लिखते हैं, आगे लिखते हैं। या n2 1, तो ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम। यदि दूसरे माध्यम के सापेक्ष लिखते तो n12 लिखते। ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये नीचे आर है और ऊपर साइन आई है। अब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है। या हम यू लिख सकते ए म्यू जी बराबर साइन आई बटे साइन आर। ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास। यदि कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में अपवर्तित हो रही है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर। ये कहलाता है स्नेल का नियम। अब हम एक खास डेरिवेशन करने जा रहे हैं, वो है अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। जैसा कि आप जानते हैं कि जल में स्थित वस्तु को विरल माध्यम वायु से देखने पर वो अपने स्थान से थोड़ी सी ऊपर उठी दिखती है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब ऊपर की तरफ आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण वो उठी दिखाई देती है। हम ये मान लेते हैं कि ये P एक वस्तु है जो पानी में स्थित है, जल में स्थित है और इसे वायु से देखा जा रहा है। ये पानी है और ऊपर जो है वो वायु है। तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण पहली वाली, ये जो आप किरण देख रहे हैं, ये है वाटर और ये एयर है। ये जो प्रकाश की किरण है PQ, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है, अभिलंब से दूर हटती हुई चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है इस सीमा पृष्ठ पर, तो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें यदि पीछे बढ़ाई जाएं तो ये P' पर मिलती हैं, जहां इस वस्तु P का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये वस्तु ऊपर उठी दिखाई देती है। तो हमने आपको ये बताया, दो किरण हमने ली और उनको पीछे बढ़ाया अपवर्तित किरणों को, तो P का प्रतिबिंब P' पर बना आभासी प्रतिबिंब। इसलिए ये कारण पूछा जाता है कि क्यों ऊपर दिखाई देती है, तो उसका कारण अपवर्तन है। और डिटेल ये है कि उसकी इमेज ऊपर बन रही है, आभासी वर्चुअल इमेज बन रही है जो हमें दिखाई देती है, इसके कारण से वो ऊपर उठी दिखती है। अब हम इस डेरिवेशन की बात करते हैं। यहां आपने इतना बना लिया। अब देखिएगा, यहां पर ये जो कोण है ये आपतन कोण है, क्योंकि ये आपतित किरण है PQ और ये अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण कहलाएगा। तो हमारा आपतन कोण एक्चुअली में क्या है? PQN। ठीक है, लेकिन ये कोण OPQ के बराबर है। क्यों बराबर है? ये देखिए, ये वाला कोण इधर है और ये वाला कोण इधर है। ये दो समानांतर रेखाएं हैं, ये एकांतर कोण है। तो पहली बात हम ये लिख सकते हैं कि कोण OPQ बराबर कोण PQN, ये I है क्योंकि ये एकांतर कोण है। और ये अपवर्तित किरण थी, तो अपवर्तन कोण क्या होगा? MQR। ये संगत कोण है, ये एक ही तरफ है दोनों कोण, तो ये दोनों बराबर हैं। तो दूसरी चीज हम बराबर दूसरे कोण को किसको करेंगे? OP' Q इज इक्वल टू MQR। ये दोनों R हैं कोण। क्या कारण है इसका? ये संगत कोण है। अब आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा है स्नेल का नियम। हम पहला माध्यम पानी ले रहे हैं और दूसरा माध्यम हम यहां एयर ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं। ठीक है, वायु से इस वस्तु को देखा जा रहा है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? WμA। पहला माध्यम यहां लिखा जाता है, दूसरा माध्यम यहां लिखा जाता है। पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक WμA बराबर क्या आएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। या इसको उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हम यदि लिखें तो AμW बराबर लिख सकते हैं, ये पलट जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। तो ये हो गया। अब साइन आर और साइन आई, तो आर की जगह और आई की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, ये कोण रख देंगे। आर का मान हमने क्या रखा? OP'Q, ये वाला OP'Q, ये आर का मान। आई का मान कौन सा? ये OPQ। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों से हम साइन OP' और साइन OPQ की वैल्यू निकाल लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे इसको निकालने के लिए? यही त्रिभुज OP'Q। साइन थीटा आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है,
तो कोण के सामने की भुजा लंब, कोण ये है, इसके सामने की भुजा लंब ओ क्यू होगी और कर्ण क्या होगा पी डैश क्यू, तो ये लंब बटे कर्ण साइन ओ पी डैश क्यू की वैल्यू आ गई। अब ये वाला त्रिभुज ले लीजिए ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में हम साइन ओ पी क्यू निकाल लेंगे, इसके सामने की भुजा भी लंब यही है ओ क्यू, लेकिन कर्ण क्या है पी क्यू, ये वाला कर्ण है, तो ये आ गया, ये दोनों मान आ गए, ये साइन ओ पी डैश क्यू का, ये साइन ओ पी क्यू का, ये दोनों मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 में ऊपर ये आएगा ओ क्यू अपॉन पी डैश क्यू, नीचे आएगा इसकी जगह ओ क्यू अपॉन पी क्यू, ये बटे के नीचे बटे है तो ये पलट जाएगा, पलट जाएगा तो हमारे पास आएगा ओ क्यू अपॉन पी डैश क्यू इंटू पी क्यू अपॉन ओ क्यू, इस ओ क्यू से ये ओ क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ गया पी क्यू, नीचे आ गया पी डैश क्यू, पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू। अब देखिए पी क्यू, यदि इसको यहां से ना देख के इस अभिलंबवत दिशा से देखा जाए, अब तक जो हमने किया वो हमारे पास इतना आ गया, ठीक है, यहां तक हम आ गए पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू। यदि वस्तु को अभिलंबवत दिशा से देखा जाए, इस दिशा से देखा जाए, यानी ये क्यू बिंदु इस ओ से संपाती हो, ये क्यू बिंदु यहां आ जाए, तो ये दोनों भुजाएं जो हैं पी क्यू और पी डैश क्यू, ये पी ओ और पी डैश ओ के बराबर हो जाएंगी, यानी क्यू बिंदु ओ के अत्यंत निकट होगा, तब क्या होगा पी क्यू इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लगभग बराबर होगा पी ओ के। ये जो पी क्यू, इस लाइन को हमने ऐसा कर दिया, इसके ऊपर कर दिया, इसके ऊपर कर दिया, तो ओ और क्यू पास पास हो गए, तो ये जो पी क्यू है ये लगभग किसके बराबर हो गया पी ओ के, और पी डैश क्यू लगभग बराबर हो जाएगा पी डैश ओ के, ठीक है। तो यहां पी क्यू की जगह हम लिख देंगे पी ओ और पी डैश क्यू की जगह हम लिख देंगे पी डैश ओ। अब ये देखिए चित्र में, ये जो पी ओ है ये वास्तविक गहराई है और ये जो पी डैश ओ है ये आभासी गहराई है। ए म्यू डब्ल्यू बराबर एच अपॉन एच डैश हम लिख सकते हैं, पी ओ का मान है एच और पी डैश ओ का मान है एच डैश। इसका मतलब है सघन माध्यम का अपवर्तनांक वस्तु की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, इसको आपको जरूर करना है, इसको पूरा आप समझिएगा, अपने टीचर से भी समझिएगा और मैं ऐसा मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने रे ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में, किरण प्रकाशिकी में जो जो करा है, पढ़ा है, समझा है, उसके अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको करना है। पहला, दर्पण समीकरण की स्थापना कीजिए। दूसरा, दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या है, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न आपको करना है, प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए एवं इसके नियम लिखिए। चौथा प्रश्न है, जल में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वह कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है, क्यों, इसका कारण आपको स्पष्ट करना है। और पांचवा प्रश्न है, सघन माध्यम के अपवर्तनांक, वस्तु की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध स्थापित कीजिए। थैंक यू वेरी मच।